नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के बारे में। बहुत से बच्चों को अनुच्छेद 20 में बहुत सारी कन्फ्यूजन होती हैं, तो वो कन्फ्यूजन को हम समाप्त कर देंगे इस लेक्चर में। छोटा सा एक लेक्चर होगा, ये लेक्चर देखो, अनुच्छेद 20 जो है उससे रिलेटेड जो भी आपकी कन्फ्यूजन है सारी समाप्त यहाँ पर हो जाएगी। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 20 में। देखिए, भारत के संविधान के अंदर बहुत सारे ऐसे नियम और कानून बनाए गए हैं जो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। इसी तरह कानून ऐसे भी बनाए जा सकते हैं जो अपराध के आरोपी होते हैं उनकी सुरक्षा भी। देखिए, जो सामान्य नागरिक हैं उनकी तो रक्षा की जाएगी, मगर जो अपराध के दोषी हैं, जो अपराध साबित जिन पे नहीं हुआ, जो दोषी हैं, जिनके ऊपर दोष लगाया गया है, उनकी भी तो सुरक्षा की जानी चाहिए ना। अगर ऐसे उनकी सुरक्षा नहीं हुई, सीधा ऐसे गोली मार देंगे, सबको ऐसे मार देंगे, उनको तड़पाया जाएगा या उनको परेशान किया जाएगा, तो फिर क्या, कहाँ मानवाधिकार बचेंगे। तो उन दोष जिनके ऊपर लगाया गया उनके भी कुछ अधिकार हैं, उसी अधिकारों की चर्चा की गई है अनुच्छेद 20 के तहत। तो क्या कहता है अनुच्छेद 20? अनुच्छेद 20 है भारत के संविधान का भाग 3। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। क्या है? मौलिक अधिकार है। और भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी। और भाग 4 ए में क्या है? तो यहां पर मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है। तो यहां पर उनमें से एक महत्वपूर्ण अधिकार आ जाता है हमारे अनुच्छेद 20, अपराधों के संबंध में, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो है वो। यहां पर ये उन लोगों के लिए ढाल का कार्य करता है जिनके ऊपर अपराध का आरोप है। अपराध का आरोप याद रखना, अपराध का आरोप है, ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि किसी के भी साथ मनमाना या अन्यायपूर्ण व्यवहार ना किया जा सके। ऐसा तो किसी के ऊपर भी दोष लगा दिया जाएगा और दोष लगाने के बाद में क्या होगा, उसके ऊपर जो है हमला कर दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा, तो फिर दोषी के क्या अधिकार उसमें रह जाएंगे। ठीक है। और इन्हीं का लाभ उठाकर ये शक्ति जो है जांच व परीक्षण के दौरान अभियुक्तों के अधिकारों का उल्लंघन करने से रोकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अभियुक्तों के अधिकारों का तो उल्लंघन होता रहेगा और मानवाधिकारों का उल्लंघन होता रहेगा। हाँ जी। तो इस अनुच्छेद 20 के अंतर्गत 3 अलग अलग प्रावधान शामिल है। 3 अलग अलग प्रावधान इसमें शामिल है। एक तो है कि कोई भी पूर्व पद कानून वो प्रभावी नहीं होगा। यहां पर होगा दोहरी क्षति से सुरक्षा, यहां पर दी गई है। एक एक करके आराम से समझेंगे इनको। फिर है स्व अभिशंसन। स्व अभिशंसन नहीं। ये 3 प्रावधान यहां पर अनुच्छेद 20 में किए गए। एक एक करके सबको हम देख लेते हैं। कोई पूर्व पद कानून प्रभावी का अर्थ क्या हो गया? यहां का ये हो गया कि कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव कानून के माध्यम से आप किसी के ऊपर जो है वो आरोप नहीं लगा सकते। यानी कि जो उसने क्राइम किया उस वक्त अगर वो क्राइम नहीं है तो फिर उसके ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता, उसे अपराधी नहीं माना जा सकता है। यही होता नो एक्स पोस्ट फैक्टो लो। कोई पूर्व पद कानून नहीं होगा, यानी जिस समय उसने कोई कार्य किया वो अगर कानूनी जुर्म है नहीं। मान लीजिए अपना ऐसा है कि भारत में अभी मुर्गा खाना या मुर्गा काटना जो है वो अभी मान लीजिए कि कोई अपराध नहीं है, और आपने आपने या किसी ने नॉनवेज खाया और मुर्गा खाया, तो उसने तो कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया नहीं। मगर बाद में सरकार ये कह दे और पूर्व पद कानून बना दे कि देखिए हमने, अब सरकार ने अब 1 साल बाद में कानून बना दे और कह दे 1 साल पहले भी जिसने मुर्गा खाया था उसको भी अब सजा होगी, तो ऐसा नहीं किया जा सकता। कोई पूर्व पद कानून प्रभावी नहीं होगा। ये होता है इसका अर्थ। उसको दोषी नहीं ठहराया जा सकता जिस वक्त उसने वो कार्य किया है वो अगर अपराध नहीं है तो। ठीक है। हालांकि ये सीमा जो है वो केवल आपराधिक कानूनों पर लागू होती है। यानी कि अगर कोई सिविल मामला हुआ या कोई कर विधि हुई उसके ऊपर लागू नहीं होता है। किसी सिविल मामले को या कर विधि को पूर्व पद कानून के माध्यम से भी उसको दंड दिया जा सकता है या दोषी माना जा सकता है। ऐसा ऑलरेडी भारत में किया जा चुका है। कैन करके एक केस हुआ करता था, उसमें एक ऑलरेडी किया जा चुका था। उस फर्म से जो है पैसा बाद में ले जाने की बात होती है इस ऐसे कानून के माध्यम से। दूसरा आ जाता है इसमें दोहरे दंड से सुरक्षा। ये दोहरा दंड जो है ये क्या होता है? तो दोहरा दंड का अर्थ ये हो गया कि एक ही दोष के लिए एक ही व्यक्ति को एक से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती। मतलब क्या हो गया? एक आपने कोई दोष किया, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया, अब उस मर्डर के लिए उसे उम्र कैद की सजा दे दी गई। मान लीजिए कि 14 वर्ष की उसे सजा दे दी। अब ये व्यक्ति जो है 14 वर्ष की सजा काट के आ गया, तो फिर अब दोबारा इसी जुर्म के लिए उन्हें
दोबारा सजा नहीं दी जा सकती। ऐसा नहीं कह सकता कि भैया इन्हें 14 वर्ष के लिए और जेल में डाल दो, ऐसा नहीं किया जा सकता। किसी ने चोरी कर ली तो मान लीजिए कि चोरी करने का अपराध जो है वो 6 महीने है, तो 6 महीने की उसने सजा काट ली, तो अब दोबारा उसे ये नहीं कह सकते कि आप जो है और 6 महीने की सजा काटो। एक ही जुर्म की दो दो बार सजा नहीं दी जा सकती। यह है दोहरे दंड से सुरक्षा का प्रावधान, यानी एक ही जुर्म के लिए, एक ही अपराध के लिए दो बार, एक से अधिक बार अब जो है उसे दोषी करार नहीं दिया जा सकता या उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है ना। इस दोहरे दंड से सुरक्षा का अर्थ फिर क्या हो जाता है, एक ही व्यक्ति को एक ही क्राइम के लिए एक से अधिक बार मुकदमा उसके ऊपर नहीं चलाया जा सकता है। ये क्यों होता है, ताकि सरकार जो है किसी आरोपी व्यक्ति का उत्पीड़न ना कर सके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबूतों के साथ हेराफेरी के माध्यम से सजा दिलाने लग जाएगी सरकार, और एक से अधिक बार जो है वो मुकदमा चलाया जाएगा और एक ही जुर्म के लिए बार बार सजा भुगतनी पड़ेगी। इस सिद्धांत को कायम रखना है कि न्यायिक निर्णय जो है वो अंतिम होता है। न्यायिक निर्णय क्या होता है, अंतिम होता है। सजा कौन देता है, न्यायपालिका। कौन देती है, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका ने एक बार निर्णय दे दिया, एक बार सजा दे दी, तो वही सजा अंतिम है। अब आप जो है मनमाने रूप से जो है वो अब आप दूसरी सजा उसे नहीं दे सकते हैं। दूसरा हम देखें तो ये अन्यायपूर्ण और अत्यधिक सजा को भी रोकता है। ये अन्यायपूर्ण हो जाएगा, एक ही दंड के लिए दो दो बार आपको सजा दे दी गई, तो ये तो अन्यायपूर्ण है। मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए, किसी ऑफिस में ऐसा है कि अगर आप एक दिन की छुट्टी लेते हैं तो आपका 3 दिन का वेतन कटेगा, पर आपका जो है एक बार आपने छुट्टी ली और 3 दिन का वेतन कट गया, परंतु आपको कल को फिर दोबारा उसी के लिए, उसी एक दिन के लिए और 3 दिन का वेतन काट दे, तो ये तो अन्यायपूर्ण हुआ ना। तो इसी को रोकता है ये दोहरे दंड से सुरक्षा, है ना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मानवाधिकारों का उल्लंघन होता रहेगा। फिर आगे आ जाते हैं आत्म अपराध के विरुद्ध सुरक्षा। आत्म अपराध का मतलब क्या हो गया, स्व अभिशंसन। स्व अभिशंसन का मतलब ये हो गया कि किसी व्यक्ति को खुद के ही खिलाफ गवाही देने के लिए उसके ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता है या उसको मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वो खुद के ही विरुद्ध जो है वो गवाही दे दे कि हाँ मैं दोषी हूं। तो तभी तो ऐसा होता है ना, तभी तो इसी अधिकार की वजह से, इसी प्रिंसिपल की वजह से, इसी सिद्धांत की वजह से पुलिस के सामने दिया गया बयान जो है वो मान्य नहीं होता, क्योंकि पुलिस तो दबाव डाल के भी बना सकती है, और यही है स्व अभिशंसन नहीं, यानी खुद के खिलाफ ही जो है उसे जो है खुद का खिलाफ ही उसे ये दबाव नहीं बनाया जा सकता कि वो खुद के खिलाफ ही सबूत दे या खुद को ही दोषी ठहराए। तो इसी वजह से जो है ये हमें अधिकार दिया गया है आत्म अपराध के विरुद्ध सुरक्षा। ये इसीलिए जो भी व्यक्ति होता है उसको चुप रहने का अधिकार होता है, चुप रहने का अधिकार। अगर आप दोषी हैं तो आपको चुप रहने का अधिकार है। आपसे पूछे तो आप कह सकते हैं कि मुझे नहीं पता, मैं इस वक्त नहीं कहना चाहता, इस बारे में मेरे वकील जानेंगे। अगर आपके साथ भी ऐसा कभी हो जाए तो आपको भी याद रखना, आपको भी चुप रहने का अधिकार है कि आप ना बोले उसके बारे में, आमतौर से चुप रह सकते हैं, है ना। ठीक है। और यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि किसी आरोपी को खुद के खिलाफ सबूत देने या अपराध कबूल करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि आपको पकड़ ले और आपको मार कूट के ये आपसे कबूल करवा लिया जाए कि हाँ अपराध मैंने किया, ऐसा नहीं कर सकती है सरकार, है ना। तो यहां पर देखें ये मौखिक और लिखित दोनों रूपों में मिलता है कि सरकार जो है वो मौखिक रूप से या लिखित रूप से आपके ऊपर दबाव नहीं बना सकती। परंतु ये कौन से चीजों पर लागू नहीं होता, ये भौतिक वस्तुओं के अनिवार्य उत्पादन पर लागू नहीं होता है, ये अंगूठे के निशान पर लागू नहीं होता है, हस्ताक्षर पर लागू नहीं होता है, और रक्त के नमूने देने की बाध्यता पर भी लागू नहीं होता है। यानी आपको अंगूठे का निशान देने के लिए बाध्य किया जा सकता है, आपको हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया जा सकता है, आपको ब्लड सैंपल देने के लिए भी बाध्य किया जा सकता है, आपको डीएनए का सैंपल देने के लिए भी बाध्य किया जा सकता है। शारीरिक अंगों के प्रदर्शन की भी बाध्यता है कि आपको शारीरिक अंग जो है वो दिखाने पड़े, ताकि सरकार ये भी तो देख पाए ना कि पुलिस कस्टडी में जाएगा तो वो पहले मेडिकल करवाते हैं, तो ये तो देखेंगे कि हाँ कौन सी चीज़ सही है या वो ठीक ठाक है, नहीं तो बाद में ये कह सकते हैं कि पुलिस ने या जो है सरकार ने इसके साथ ज्यादती की है। तो ये भी किया जा सकता है। इसके अलावा हम देखें तो ये केवल आपराधिक कार्य तक ही सीमित होते हैं, सिविल मामलों में ये लागू नहीं होता। कौन से मामलों में, अगर सिविल मामलों में ये सारे अधिकार लागू नहीं होते हैं, सिविल मामलों में उनको बाध्य भी किया जा सकता है सरकार के द्वारा। तो ये हमने देख लिया मोटा मोटी छोटे से लेक्चर में कि अनुच्छेद 20 जो है उसमें क्या क्या दिया गया है। तो मुख्यतः अनुच्छेद 20 जो है उसमें 3 चीजें दी गई है, कोई पूर्व पद कानून प्रभावी नहीं, ठीक है। दूसरी यहां पर बात की गई है दोहरी क्षति नहीं, यानी एक ही अपराध के लिए 2 बार जो है उसको या एक से अधिक बार उसको एक ही अपराध के लिए सजा नहीं दी जा सकती। तीसरा है स्व अभिशंसन।
नहीं, यानी खुद के खिलाफ एक गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यही है अनुच्छेद 20। तो बस आज का लेक्चर कर लेते हैं समाप्त। नमस्ते, धन्यवाद।